वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप कौशिक और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीपीयू शेड्यूलिंग एंड सीपीयू शेड्यूलिंग टॉपिक इज़ रिलेटेड फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देन सीपीयू शेड्यूलिंग, देखिए सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है। सीपीयू शेड्यूलिंग इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ डिटरमाइनिंग विच प्रोसेस विल ऑन द सीपीयू फॉर एग्जीक्यूशन वाइल अनदर प्रोसेस इज ऑन होल्ड। यानी सीपीयू शेड्यूलिंग एक मेथड होता है, इज ए वे, इज ए टेक्निक, ठीक है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट करते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं एक प्रोसेस सीपीयू को ले लेता है, एग्जीक्यूट, या सीपीयू को असाइन, सीपीयू से असाइन हो जाता है, ठीक है। जबकि दूसरा प्रोसेस, जबकि दूसरा कोई अनदर प्रोसेस या एक से ज़्यादा प्रोसेस होल्ड पे है, ठीक है। द मेन टास्क ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग इज व्हेनेवर सीपीयू बिकम्स आइडियल the operating system at least select one process available in the ready queue for execution। देखिए हम सभी जानते हैं कि जब प्रोसेस इनिशिएट होता है, पहली बार कोई प्रोसेस जनरेट होता है, आपने किसी एप्लीकेशन के ऊपर डबल क्लिक किया और वो एप्लीकेशन खुली, तो सबसे पहले वो जो प्रोसेस आता है वो रेडी क्यू के अंदर आता है, वो रेडी क्यू में आता है। यानी स्टार्टिंग फेज रेडी क्यू स्टेट किसी भी प्रोसेस की रेडी क्यू होती है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोसेस हमारा आएगा रेडी क्यू के अंदर, ठीक है। तो रेडी क्यू के अंदर जितने भी प्रोसेस हमारे जनरेट होते रहते हैं वो रेडी क्यू के अंदर आते रहते हैं, लेकिन सीपीयू एट ए टाइम किसी एक को ही असाइन होता है, ठीक है। तो सीपीयू शेड्यूलिंग इज द कॉन्सेप्ट जिसके अंदर जैसे ही हमारा सीपीयू खाली हो जाए, ठीक है, आइडियल हो जाए, तुरंत उसको कोई ना कोई प्रोसेस असाइन कर दिया जाए एग्जीक्यूट करने के लिए। और वो प्रोसेस कहाँ होते हैं, रेडी क्यू के अंदर होते हैं। यानी रेडी क्यू जैसी प्रोसेस इनिशिएट होते हैं वो सबसे पहले रेडी क्यू में जाते हैं, और वो रेडी क्यू में सीपीयू का वेट कर रहे होते हैं कि सीपीयू उनको असाइन होगा, ठीक है। अब द सिलेक्शन, अब आपके पास कई प्रोसेस है, आपके पास मोर देन वन प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर पड़े हुए हैं, रेडी क्यू के अंदर मोर देन वन प्रोसेस हैं, ठीक है, मोर देन वन प्रोसेस आपके रेडी क्यू में पड़े हुए हैं, ठीक है। रेडी क्यू के अंदर मोर देन वन प्रोसेस आपके पड़े हुए हैं। उन एक से ज़्यादा प्रोसेस में से आप किसी पर्टिकुलर एक का ही सिलेक्शन करोगे, जिसे एट ए टाइम, जिसे आप सीपीयू को असाइन करोगे। अब ये सिलेक्शन जो किया जाता है ये कुछ पैरामीटर्स के बिहाफ पे किया जाता है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हमारी एल्गोरिथम्स अलग अलग बन जाती हैं, ठीक है। अब ये करता कौन है, ये सिलेक्शन करता कौन है, ये सिलेक्शन करता है हमारा, द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कैरिड आउट बाय द सीपीयू शेड्यूलर। सीपीयू शेड्यूलर कई प्रोसेसेस में से सेलेक्ट करके एक प्रोसेस को सीपीयू को देता है और सीपीयू से एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो सीपीयू शेड्यूलिंग का मतलब हमारा कॉन्सेप्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हमारा सीपीयू खाली ना रहे, सीपीयू हमारा हमेशा बिजी रहे, ठीक है, क्लियर, जिससे हमारी सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ सके, ठीक है। अब सीपीयू शेड्यूलिंग दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक होती है प्रीएम्प्टिव सीपीयू शेड्यूलिंग, एक होती है नॉन प्रीएम्प्टिव सीपीयू शेड्यूलिंग। प्रीएम्प्टिव सीपीयू शेड्यूलिंग के अंदर किसी भी प्रोसेस को, सीपीयू अगर किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है तो बीच में सीपीयू को इंटरप्ट किया जा सकता है, यानी वो बीच में उस प्रोसेस को दोबारा से वेटिंग स्टेट में, दोबारा उसे वेटिंग स्टेट में भेज देगा और किसी और प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, ठीक है। ये प्रीएम्प्टिव सीपीयू शेड्यूलिंग कहलाती है। नॉन प्रीएम्प्टिव सीपीयू शेड्यूलिंग वो होती है कि जब सीपीयू किसी एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा वो तब तक उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक वो पूरा एग्जीक्यूट ना हो जाए, तब तक वो पूरा कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है, ठीक है। तो ये नॉन प्रीएम्प्टिव है, यानी नॉन प्रीएम्प्टिव में सीपीयू को प्रीएम्प्ट नहीं किया जा सकता, और प्रीएम्प्टिव में सीपीयू प्रोसेस को बीच में छोड़ सकता है, ठीक है। छोड़ेगा क्या, उसे वेटिंग क्यू में भेज देगा, वेटिंग स्टेट में भेज देगा, ठीक है। अब सीपीयू शेड्यूलिंग के क्राइटेरिया होते हैं कुछ, हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं। अब पैरामीटर्स, ठीक है, अब पैरामीटर्स, कुछ पैरामीटर्स को हमें मैक्सिमाइज करना होता है, कुछ पैरामीटर्स को हमें मिनिमाइज करना होता है, ठीक है। हमें मैक्सिमाइज किसको करना है,
ठीक है, इसीलिए हम सीपीयू शेड्यूलिंग कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। मैक्सिमाइज किसे करना है हमें, सीपीयू यूटिलाइजेशन, हमें इसे मैक्सिमम करना है सीपीयू यूटिलाइजेशन को। थ्रोपुट को बढ़ाना है, ठीक है। मिनिमम किसे करना है, ठीक है, मिनिमम किसे करना है, टर्न अराउंड टाइम को, ठीक है। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, अभी जब हम एल्गोरिथम के ऊपर न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो आप समझ पाएंगे। टर्न अराउंड टाइम होता है हमारा कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ठीक है, उसे कहते हैं हम टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का मतलब ये होता है कि कितना देर प्रोसेस हमारे सिस्टम में रहा। इसमें बर्स्ट टाइम और वेटिंग टाइम दोनों शामिल हैं, ठीक है। कुछ टाइम उसने वेट किया, कुछ टाइम वो एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। तो टर्न अराउंड टाइम होता है हमारा CT माइनस AT, ठीक है। वेटिंग टाइम, कितना टाइम उसने वेट किया, तो टर्न अराउंड टाइम में से अगर मैं बर्स्ट टाइम घटा दूं तो मेरा वेटिंग टाइम आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। और रेस्पॉन्स टाइम, रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है कि CPU पहली बार जब किसी प्रोसेस को अपना टाइम देता है उसमें से मैं अराइवल टाइम को घटा दूं तो रेस्पॉन्स टाइम होता है। यानी CPU प्रोसेस आपका कब सिस्टम में आया था और CPU ने उसे अपना फर्स्ट रेस्पॉन्स कब दिया, ये आपका रेस्पॉन्स टाइम कहलाता है, ठीक है, ठीक है। तो इन सबको हमें मिनिमाइज करना है, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रेस्पॉन्स टाइम, ठीक है। और इन दोनों पैरामीटर्स को हमें बढ़ाना, इन्हें मैक्सिमाइज करना होता है, ठीक है। अब कुछ एल्गोरिथम्स जिनको हम यूज़ करते हैं शेड्यूलिंग के लिए, ठीक है, FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि जो प्रोसेस पहले आएगा उसे CPU पहले असाइन हो जाएगा। ये सबसे सिंपल और आसान CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती है। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ठीक है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जिसका बर्स्ट टाइम छोटा होगा, जिसका बर्स्ट टाइम छोटा होगा। प्रोसेस का साइज़ किससे पता चलता है, बर्स्ट टाइम से। तो जो जिसका बर्स्ट टाइम मिनिमम होगा उसको CPU असाइन हो जाएगा। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, ये थोड़ी सी अलग है। इसमें क्या होता है कि जिसका रिमेनिंग टाइम कम रह गया है उसको पहले असाइन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर क्लियर। इसमें रिमेनिंग, ये थोड़ा सा इससे डिफरेंस है कि इसमें जिसका रिमेनिंग टाइम सबसे कम रह गया है उसको असाइन हो जाएगा। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, इसमें जिसकी प्रायोरिटी हायर है उसको पहले CPU मिलेगा, ठीक है। इसमें राउंड रॉबिन, इसमें क्या होता है, इसमें टाइम क्वांटम फिक्स है। टाइम क्वांटम फिक्स होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए CPU सबको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में, इसमें कई ये इन्हीं सब का मिला जुला रूप है। इट इज़ द मिक्सचर ऑफ ऑल द प्रीवियस एल्गोरिथम्स। इन्हीं को मिला करके हम मल्टीपल रेडी क्यू यूज़ करते हैं और हर रेडी क्यू के अंदर डिफरेंट एल्गोरिथम हम इंप्लीमेंट कर देते हैं। इन्हीं में से डिफरेंट एल्गोरिथम्स को इंप्लीमेंट कर देते हैं। यानी ये इन्हीं से मिल करके बना है। हमने प्रोसेस से एसोसिएट करते हुए कई रेडी क्यू बना दी और हर रेडी क्यू के अंदर हम अलग अलग एल्गोरिथम्स लगा लेते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट ये कहता है मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग, ठीक है। हालांकि ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल नहीं है क्योंकि हर रेडी क्यू पे अलग अलग एल्गोरिथम लगाने से CPU की परफॉर्मेंस बढ़ेगी नहीं, उल्टा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी सिस्टम की, ठीक है। क्योंकि हर रेडी क्यू के अंदर अलग अलग रेडी क्यू ज़्यादा बढ़ जाएंगी और हर रेडी क्यू में अलग अलग आप एल्गोरिथम्स लगाएंगे तो CPU की कॉम्प्लेक्सिटी होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, क्लियर। अब हम एक न्यूमेरिकल लगाते हैं FCFS एल्गोरिथम के ऊपर, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम के ऊपर एक न्यूमेरिकल लगाते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं हमारी FCFS एल्गोरिथम की। तो फ्रेंड्स, हमारे पास ये क्वेश्चन है, कंसीडर द सेट ऑफ 5 प्रोसेसेस। वी हैव 5 प्रोसेसेस given in the question whose arrival time and burst time are given below. Find the average turnaround time and waiting time using FCFS algorithm. हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, इसके अंदर 5 प्रोसेस हमें दिए गए हैं, उनके अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम हमें दिए गए होंगे। ये हमने बाकी कैलकुलेट करके निकाला है बाद में, या निकालना है, ठीक है। देखिए, प्रोसेस ID P1 P2 P3 P4 उनके अराइवल टाइम है और बर्स्ट टाइम है, ठीक है, ठीक है। अब इसके लिए सबसे पहले हमें बनाना होता है, ठीक है, इस पार्ट को आप छोड़ दीजिए, सबसे पहले हमें बनाना होता है जेंट चार्ट, ठीक है। अब जेंट चार्ट में आपको कंसीडर करना होता है, ये जेंट चार्ट होता है CPU एलोकेशन का। कुछ क्वेश्चन में हमें रेडी क्यू के लिए भी जेंट चार्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। अब हमें देखना होता है सबसे पहले अराइवल टाइम को, कौन सा प्रोसेस कब अराइवल हुआ है। तो सबसे पहले, क्योंकि जब तक प्रोसेस रेडी क्यू में आया ही नहीं है तो हम उसकी शेड्यूलिंग भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले यहाँ पे अराइवल हुआ है आपका P3 प्रोसेस, ठीक है, P3 प्रोसेस। तो सबसे पहले आया P3।
और FCFS जो हमारी शेड्यूलिंग होती है ये नॉन प्रीएम्प्टिव 99% इसको नॉन प्रीएम्प्टिव मोड में ही यूज़ किया जाता है, लेकिन इसको प्रीएम्प्टिव मोड में भी यूज़ किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, प्रीएम्प्टिव मोड में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 99% इसको नॉन प्रीएम्प्टिव मोड में ही यूज़ किया जाता है। क्लियर। अब सबसे पहले हमारा प्रोसेस आया P3, तो पहले जो पहले आएगा उसी को CPU पहले असाइन हो जाएगा। तो CPU सबसे पहले असाइन हो गया P3 प्रोसेस को। अब P3 का साइज़ कितना है 2, यानी इसका बस टाइम क्या है 2 मिलीसेकंड, इसका 2 मिलीसेकंड का बस टाइम है। ठीक है, अब ये 2 मिलीसेकंड एग्जीक्यूट होगा, तो P3 यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ। अब आप यहाँ पर देखें 0 से 2 के बीच में कोई प्रोसेस नहीं आया। आप अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग देखिए 0 से 2 के बीच में दूसरा कोई प्रोसेस आया ही नहीं है। ठीक है, अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग 0 से 2 मिलीसेकंड के बीच में दूसरा कोई प्रोसेस आया ही नहीं है। जब कोई प्रोसेस आया ही नहीं है तो उसकी शेड्यूलिंग भी नहीं होगी। नेक्स्ट प्रोसेस अराइव हो रहा है 3 मिलीसेकंड में, थर्ड मिलीसेकंड पे। ठीक है, तो तब तक 2 से 3 मिलीसेकंड यानी 1 मिलीसेकंड आपका CPU आइडल रहेगा, खाली रहेगा। ठीक है, अब 3 मिलीसेकंड पे आता है आपका P1 प्रोसेस, तो जाहिर सी बात है P1 को ही CPU आपका एलोकेट हो जाएगा। ठीक है, अब वो कब तक रहेगा, क्योंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव है, तो P1 को एलोकेट हो गया, तो 3 से 7 तक, यानी P1 का साइज़ कितना है 4, बस टाइम कितना है 4 मिलीसेकंड का। ये बस टाइम जो होता है ये असल में प्रोसेस का साइज़ बताता है, प्रोसेस कितना बड़ा है। ठीक है, कितना टाइम लेगा वो CPU का। ठीक है, क्लियर। अब 3 से 7 तक वो वहाँ रहा, लेकिन इस दौरान 3 से 7 तक 4 मिलीसेकंड पे P5 आ गया और 5 मिलीसेकंड पे P2 आ गया, और फिर 5 मिलीसेकंड पे 2 प्रोसेस आ रहे हैं P2 और P4, और 4 मिलीसेकंड पे एक प्रोसेस आ रहा है P5। लेकिन हमारी एल्गोरिथम कैसी है, नॉन प्रीएम्प्टिव है। CPU पहले एलोकेट करेगा, पहले एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, जिसको मतलब CPU जिस प्रोसेस को एलोकेट हो चुका है पहले उसे एग्जीक्यूट करेगा पूरा कंप्लीटली, तब वो किसी दूसरे प्रोसेस पे जाएगा। देन CPU कंप्लीटेड P1। ठीक है, P1 का साइज़ कितना है 4 मिलीसेकंड, 3 to 7 एग्जीक्यूट किया। उसके बाद अब आ गया यहाँ पर, पहले आया P5, तो जो पहले आएगा उसको एलोकेट होगा, तो P5 को एलोकेट हो गया CPU, और P5 का साइज़ 4 मिलीसेकंड पे आया वो, और उसका साइज़ है 3 मिलीसेकंड का। ठीक है, तो उसका बस टाइम है 3 मिलीसेकंड का, तो P5 को एलोकेट हो गया। 7 से लेकर के 10 तक P5 पर रहा, 3 मिलीसेकंड उसे एग्जीक्यूट किया, उसके बाद वो उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद आया आपका, उसके बाद 2 प्रोसेस आए 5 मिलीसेकंड पे P2 और P4, लेकिन CPU किसे एलोकेट होगा, जो पहले आया उसे CPU मिलेगा। तो पहले कौन आया P2। ठीक है, अब ये आपको कैसे, अच्छा ये यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न है कि सर आप कहेंगे कि सर ये कैसे पता चलेगा कौन पहले आया, लेकिन दोनों का मिली टाइम क्या, दोनों का टाइम क्या है, अराइवल टाइम सेम है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व किस बेसिस पे लगता है, जो पहले आएगा उसको CPU पहले मिल जाएगा, लेकिन इनका दोनों का बस टाइम क्या है, सेम है। उस केस में हम प्रोसेस की क्या देखेंगे, ID देखेंगे, प्रोसेस की ID। ठीक है, उस केस में FCFS में अगर हमारा अराइवल टाइम सेम हो जाए तो उस केस में हम प्रोसेस की ID देखेंगे। ठीक है, प्रोसेस की ID, प्रोसेस की ID से भी हमें पता चल जाता है कौन पहले जनरेट हुआ है। ठीक है, तो इसलिए पहले CPU मिलेगा पहले P2 को, और उसका साइज़ है, ठीक है, उसका अराइवल टाइम 5 है, लेकिन साइज़ है 3 मिलीसेकंड का। तो पहले P2 को मिला 10 से 13, ठीक है, फिर P4 को मिला, उसका साइज़ है 1 मिलीसेकंड का, तो 13 से 14 P4 एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, क्लियर। ये CPU का एग्जीक्यूशन टाइम सीक्वेंस बताता है ये। ठीक है, जेन चार्ट। ठीक है, अब हमें इसमें एक सबसे पहले कंप्लीशन टाइम निकालना है। कंप्लीशन टाइम निकालने के लिए हमें इस जेन चार्ट की हेल्प चाहिए होती है, जैसे कब CPU कंप्लीट हुआ, कब प्रोसेस कंप्लीट हुआ, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, तो P1 कब कंप्लीट हुआ, आप देखिए P1 कंप्लीट हो रहा है 7 मिलीसेकंड पे। P2 कब कंप्लीट हो रहा है, P2 कंप्लीट हो रहा है जाकर के 30 मिलीसेकंड पे। P3 कब कंप्लीट हो रहा है 2 मिलीसेकंड पे। P4 कब कंप्लीट हो रहा है, ये वाला टाइम। P4 कब कंप्लीट हो रहा है 14 मिलीसेकंड पे। P5 कब कंप्लीट हो रहा है 10 मिलीसेकंड पे। यहाँ से हमने कंप्लीशन टाइम, इसे एग्जिट टाइम भी कहते हैं, निकाल लिया। उसके बाद टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम होता है हमारा कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक है, तो कंप्लीशन टाइम अराइवल टाइम में से अराइवल टाइम माइनस कर दो, टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। टर्न अराउंड टाइम क्या बताता है कि कितनी देर सिस्टम में हमारा प्रोसेस रहा। तो 7 - 3 4, 13 - 5 8, 2 - 0 2,
14 माइनस 5 9 एंड 10 माइनस 4 6। ठीक है, अब निकालेंगे वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। तो वो टर्न अराउंड टाइम में से अब मैं बस टाइम माइनस कर दूं, यानी कितना देर उसने वेट किया। बस टाइम तो एग्जीक्यूशन टाइम है, कितना टाइम वो एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन उसने वेट कितना टाइम किया। तो टर्न अराउंड टाइम में दोनों टाइम शामिल हैं, एग्जीक्यूशन टाइम भी, ठीक है, और बस टाइम भी और वेटिंग टाइम भी। एग्जीक्यूशन टाइम भी बस टाइम को ही कहते हैं। ठीक है, तो टर्न अराउंड टाइम में दोनों टाइम शामिल है, वेटिंग टाइम भी और बस टाइम भी। तो अगर मैं टर्न अराउंड टाइम में से बस टाइम माइनस कर दूं तो वेटिंग टाइम आ गया। ठीक है, तो टर्न अराउंड टाइम में से वेटिंग टाइम माइनस कर दी, टर्न अराउंड टाइम में से बस टाइम माइनस कर दीजिए। 7 माइनस 3 4, 13 माइनस 3 5 8। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। टर्न अराउंड टाइम में से टर्न अराउंड टाइम हम कैसे निकालते हैं, हाँ ये सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैं इधर देखिए, टर्न अराउंड टाइम में से हम किसको माइनस करते हैं, बस टाइम को माइनस करते हैं। 4 माइनस 4 0, 8 माइनस 3 5, 2 माइनस 2 0, 9 माइनस 1 8 एंड 6 माइनस 3 3। ठीक है, अब हमें निकालना है रेस्पॉन्स टाइम। रेस्पॉन्स टाइम मतलब सीपीयू पहली बार कब मिला उस प्रोसेस को और वो कब आया, फर्स्ट टाइम सीपीयू का। तो ये वाला टाइम, इसमें ये वाला टाइम उठाना है, इसमें हमें ये वाला टाइम उठाना है, ये वाला टाइम उठाना है, ये वाला। ठीक है, वो ये वाला था, ये वाला टाइम उठाना है। ठीक है, तो सीपीयू फर्स्ट रेस्पॉन्स कब मिला। ठीक है, तो P1 देखिए, अब P1 के लिए P1 कब आया, 3 मिली सेकेंड पे, और सीपीयू कब मिला उसे 3 मिली सेकेंड पे जाकर के। तो 3 माइनस सीपीयू कब मिला उसे 3 मिली सेकेंड पे, तो 3 माइनस 3 0। ठीक है, अब P2 को कब मिला सीपीयू 10 मिली सेकेंड पे, लेकिन वो आया कब था 5 मिली सेकेंड पे, तो 5। ठीक है, P3 को कब मिला 1 मिली सेकेंड पे, और वो आया कब था P3 को मिला 0 मिली सेकेंड पे, और वो आया कब था 0 मिली सेकेंड पे, तो 0। P4 पे को कब मिला CPU 13 मिली सेकेंड पे, और वो आया कब था 5। ठीक है, क्लियर, 8 मिली सेकेंड आ गया इसका रेस्पॉन्स टाइम। ठीक है, और P5 को कब मिला है, P5 को मिला है 7 मिली सेकेंड पे, और P5 आया कब है 4 मिली सेकेंड पे, तो इसका रेस्पॉन्स टाइम आएगा 3। ठीक है, तो ये हमारी, अब इसके बाद हमने निकालना था इस क्वेश्चन में एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो इसको सम कीजिए, 4 8 2 9 6 6 29 आ गया। इसको सम कीजिए टोटल को। ठीक है, इसका टोटल सम 16 आ गया। उसके बाद नंबर ऑफ प्रोसेस, कितने प्रोसेस हैं, 5 प्रोसेस हैं। ठीक है, 5 प्रोसेस से मैंने 29 को डिवाइड कर दिया, 5.8 यूनिट आ गया, जिस भी यूनिट में आप टाइम को एक्सप्रेस कर रहे हो यहाँ पर सिस्टम में। एवरेज वेटिंग टाइम 16/5 3.2 यूनिट आ गया। ठीक है, ऑल्दो दिस एल्गोरिथम इज़ वेरी सिंपल बट इट हैज़ हाई रेस्पॉन्स टाइम एंड हाई एवरेज वेटिंग टाइम एंड हाई टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, तो बहुत आसान एल्गोरिथम है, लेकिन इसके अंदर जो आपका एवरेज वेटिंग टाइम है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम है, ये बहुत ज़्यादा हाई है। इसलिए इस एल्गोरिथम को बहुत कम हम प्रिफरेबल इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी एल्गोरिथम हैं जिनका एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।